स्क्रीन दिख रही ना मेरी? ऑडिबल? यस सर। ओके यस फाइन, सर। ठीक है ठीक है। ओके, बाकी लोग सब लोग अपना माइक ऑफ कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे मैं आज बेसिकली आपको AWS की क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो हम लोग AWS के सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड क्या होता है ना, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ गई है ना, डेटा की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना, और सब कुछ ऑटोमेट करने के लिए कैसे हमें डेवऑप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इन सब का हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल सिनेरियो देखेंगे। फिर मैं आपको किसी का यदि मैं AWS अकाउंट, आप में से किसी एक का AWS अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो बता दूंगा, यदि आप लोग स्क्रीन शेयर कर पाओ तो। और जो AWS अकाउंट बनाना होता है फ्री टियर, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें एक ATM लगता है। ATM से क्या होता है, 2 रुपये डेबिट होते हैं और वो रिफंड हो जाते हैं ना। तो जब भी आप AWS अकाउंट बनाओगे तो ये एक छोटी सी मैंडेटरी चीज़ें रहती है ना। क्योंकि हम जब साइन अप करते हैं फर्स्ट टाइम, जब अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो हमें कुछ बेसिक डिटेल हमें डालनी पड़ती है ना, और अकाउंट डिटेल भी डालनी पड़ती है। सिर्फ 2 रुपये डेबिट होते हैं, उसके बाद कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कभी बिल जनरेट हो गया तो अपने हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे डेबिट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है ना। अब आते हैं सबसे पहले डेटा वाली पार्ट पे, है ना। सबसे पहले तो डेटा की बात करते हैं कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो सभी लोग, आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग सभी लोग क्या चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, है ना। बे, बेस्ट एग्जांपल यही है, गूगल सभी लोग यूज़ करते हैं। फाइन। तो सभी, आप लोग सभी देखे होंगे, ये जो कंपनियां होती है वर्ल्ड की टॉप रिचेस्ट कंपनियों में आता है इनका नाम, है ना, जिनके ऑनर है बहुत अमीर है। तो ये सबसे ज़्यादा इनके पास पैसा क्यों है, कितने अमीर क्यों है? देखो ये लोग हमें क्या करते हैं, सारी सर्विसेज फ्री देते हैं। फ्री में क्या है, जैसे जीमेल हम लोग यूज़ करते हैं, जीमेल हम लोग क्या फ्री में यूज़ करते हैं ना, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं हमें। या हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सभी लोग देखे होंगे, व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो व्हाट्सएप के भी हमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सिमिलरली यदि मैं बात करूँ, गूगल के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे यूट्यूब भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। गूगल का तो ये हम लोग ब्राउज़र का यूज़ करते ही है, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग इंस्टा का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को, कभी आप लोगों ने देखे होंगे, हम लोगों को यहाँ पे कोई पैसे पे नहीं करने होते। ये सर्विसेज हमारे पास बस इंटरनेट होना चाहिए, फ्री में अकाउंट बनाते हैं हम लोग और ये सर्विसेज यूज़ कर पा रहे होते हैं ना। ब्राउज़र की भी सर्विस होती है, हमें कोई गूगल का ब्राउज़र हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सारी सर्विसेज हमें फ्री में मिलती है, कोई पैसे नहीं लगते। अब आप लोग सोचते होंगे ये सारी सर्विसेज फ्री में है हमारे पास और कंपनियां पैसे नहीं लेती, फिर भी ये कंपनी इतनी रिचेस्ट क्यों है, इतनी अमीर क्यों है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, ये लोग इतने अमीर इसलिए क्योंकि इनके पास है हमारा डेटा। कंपनियों के पास क्या है, हमारा डेटा। ये जो डेटा है ये कंपनियों को रिचेस्ट बनाता है, बिना डेटा के कंपनियां कुछ भी नहीं है। अब डेटा के कंपनी कैसे यूज करते हैं, अब देखो कभी भी क्या होता है, जब आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हमें जैसे फेसबुक कुछ भी चलाना है तो हमें साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप मतलब होता है क्रिएट अकाउंट, उस पोर्टल पे जाके जो भी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये बेसिक चीज है कि आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप कैसे करते हैं हम लोग, तो आपको सभी को पता है यूआई, मतलब हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं। यूआई या ब्राउजर एक ही चीज है, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, या ब्राउजर का यूज करते हैं हम लोग, है ना, या वेब भी बोल लेते हैं हम लोग। इसमें जाते हो आप, कई बार आपने सुने होंगे ना यूजर यूआई यूएक्स सुने होंगे ना। तो यही होता है यूजर इंटरफेस, जो हमें चीजें दिखती है, फ्रंट एंड बोलते हैं जो हम लोग, है ना, वेबसाइट पे जाके हम लोग क्लिक क्लिक करते हैं, जो हमें दिखता है वो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट वाला एरिया होता है। तो यूआई ब्राउजर या वेबसाइट में हम लोग जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाने के लिए साइन अप करते हैं वहाँ पे। साइन अप करने के लिए हमसे क्या होता है, बेसिक डिटेल पूछी जाती है। जैसे ही हम लोग साइन अप करते हैं तो एक फॉर्म निकल के जाता है, तो उसमें हमारा बेसिक डिटेल जैसे नेम पूछा जाता है ना, फिर हमारी ईमेल आईडी पूछते हैं वो लोग, है ना। जनरली जो बेसिक चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर हम एंटर करते हैं वहाँ पे, है ना। फिर कई जगह डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है, ठीक है। वो ये बेसिक चीज़ें हो गई हमारी, नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ। कई जगह आप देखोगे एड्रेस भी मेंशंस करते हैं वो लोग। तो कुछ बेसिक डिटेल हम लोग, सिटी, पिन कोड, है ना, ऐसे ये भी डाल देता हूँ, सिटी डाल देता हूँ, पिन कोड,
ये बेसिक चीज़ें हम लोग डालते हैं। जो भी किसी में 2-3 डिटेल्स पूछते हैं, किसी में 4-5 डिटेल्स पूछते हैं, है ना? तो जैसे ही हम लोग ये बेसिक डिटेल डालते हैं, है ना? जैसे ही हम लोग नेम हमारा एंटर करते हैं, ईमेल आईडी, है ना? नेम में भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, ईमेल आईडी होती है ना? मोबाइल नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस होता है, सिटी होता है, पिन कोड होता है ना? जैसे ही हम लोग ये डिटेल सबमिट करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, तो आजकल क्या होता है आपने देखे होंगे, आजकल तो ये होता है कि या तो हाँ, ईमेल पे हमारे पास लिंक आ जाती है कि उस पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हो, मतलब वेरीफाई करने वाली लिंक होती है। और कई बार आप जब ये डिटेल किसी वेबसाइट में जाकर टाइप करते हैं, जैसे ईमेल आपने टाइप किए, तो ईमेल पे आपको ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल को वेरीफाई करना पड़ता है, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो ये डिटेल्स कहाँ जाती है? कंपनी के पास चली जाती है। कंपनी क्या होती है? जैसे ही आप देखो, फिर से समझना ना, जैसे ही आप किसी वेबसाइट का पेज ओपन किए, साइन अप का पेज ओपन किए, कोई भी किसी में भी चले जाओ, आप जीमेल में साइन अप करना हो आपको, है ना? या आपको इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट बनाना हो, कहीं पे भी, फ्लिपकार्ट में बनाना हो, अमेजन में बनाना हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करते हो, जनरली ऐसे ही होता है। फिर साइन अप में हम हमारी बेसिक डिटेल डालते हैं, और जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये जो डिटेल्स है ये कंपनी के डेटाबेस में चली जाती है। सारी डिटेल्स कहाँ चली जाती है? किसी कंपनी के डेटाबेस में। अब हो सकता है वो कंपनी कोई भी डेटाबेस यूज कर रही होगी, जैसे आप लोग फैमिलियर हो सकता है माई सिक्वल में चली जाए उनकी डिटेल्स, है ना? अब कंपनियां बैकएंड में कई सारे डेटाबेस यूज कर सकती है, या पोस्ट के सिक्वल डेटाबेस होता है, या कुछ कंपनियां हम लोग देखते हैं कि सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर का डेटाबेस यूज करती है, कुछ अरोरा यूज करती है, एडब्ल्यूएस का अरोरा, है ना? ऐसे कई सारे डेटाबेस होते हैं। कई जगह देखे होंगे डायनमो डीबी में चल जाता है डेटा हमारा, डायनामो डीबी, और कई जगह देखे होंगे आपने मोंगो डीबी चलता है। तो ये बेसिक डेटाबेस होते हैं, यहाँ पे कंपनी ये क्या करती है, जो भी डेटा है हमारा, जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, हमारी बेसिक डिटेल जाती है, ये सारी डिटेल्स कंपनियों के सर्वर पे, या देखो डेटाबेस भी एक प्रकार का सर्वर है ना, यहाँ पे चली जाती है, और यहाँ पे डिटेल जाके स्टोर हो जाती है। और जो डिटेल्स है, अब जैसे मैं सपोज करो, सबसे पहले मैंने अपनी डिटेल डाली है ना, मैं तिलक हूँ, मैंने अपनी डिटेल डाली, नेम डाला, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, मेरी सबमिट हो गया ना। तो ऐसे ही जितने लोग भी है, अब फेसबुक में आपने देखे होंगे, यदि फेसबुक का एग्जांपल लें हम लोग, किधर गया, ये रहा। तो फेसबुक में आप लोग देखे होंगे करोड़ों लोग हैं, मतलब फेसबुक में मोर देन इंडिया की बात करें तो कुछ नहीं तो 10 करोड़ लोग तो होंगे ही फेसबुक पे, है ना? सिमिलरली सीआर लिख देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी क्या होंगे? इतने ही लोग होंगे। तो इन्होंने क्या किए होंगे? कभी ना कभी तो इन्होंने साइन अप किए ही होंगे यहाँ पे जाके। सभी का अकाउंट आजकल सोशल मीडिया में सभी लोग एक्टिव रहते हैं। जीमेल में सभी का अकाउंट होगा मोस्टली लोगों का, इंडियंस का, हमारे यहाँ मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ ना। तो ये सारी इंडियंस की डिटेल्स हमारी कहाँ पे? इनके पास, इनके सर्वर पे, डेटाबेस पे स्टोर है। अब ये लोग क्या करते हैं? बेसिकली पैसे कैसे कमाते हैं? जो हमारी डिटेल्स है ना, जैसे हमारा नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये डिटेल्स कंपनियां क्या करती? सेल करती है। दो तरीके होते हैं अर्निंग के। ये जो कंपनियां होती है हमसे तो कोई पैसे नहीं लेती, लेकिन अर्निंग कैसे करती? एक तो डेटा सेल करके। आपने देखे होंगे आईपीएल के टाइम में बहुत ज्यादा रमी सर्कल से रिलेटेड आपको मैसेज आते रहते कि आप रमी सर्कल ऐप डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, जीतो हजारों रुपए, करोड़ों रुपए, ऐसे ऐड आते रहती है। मैं कई सारे आपने देखे होंगे, आपने कभी किसी को नंबर नहीं दिया, लेकिन कई सारी कंपनियां आपको कॉल करती है कि भाई ये हमारे प्लान है, ये स्कीम है, ये कर लो, वो कर लो। तो ये डिटेल्स कहाँ से आती है? ये जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक, गूगल, ये कंपनियां क्या करती है? डेटा को सेल करती है। पहला जो अर्निंग का सोर्स होता है वो डेटा सेल होता है, मतलब एक सोर्स। और दूसरा जो होता है इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो एडवर्टीजमेंट से होता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं? देखो, आप लोग सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में देखना बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है। जैसे मुझे अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार करना, तो मैं क्या करूँगा? फेसबुक में ऐड लगा दूंगा, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो ऐड पहुंचेगी। तो उसका क्या होता है? फेसबुक में से चार्ज करेगा। सपोज करो मुझे 2 दिन के लिए लगानी है, तो 2 दिन के सपोज उनने चार्ज किए भाई 2,000 लगेंगे। 5 दिन चलानी तो 5,000 लगेंगे ना। कितने लोगों तक पहुंचानी उस हिसाब से पैसे वेरी करते हैं ना। तो एडवर्टीजमेंट से, अब देखो आज का ज़माना ऐसा है कि पहले क्या होता था, हम लोग
जनरली बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते थे जिनको प्रचार करना होता था, क्या करते थे, पॉम्पलेट देते थे, न्यूज़पेपर में पॉम्पलेट डाल के प्रचार करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि सब लोग न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, तो प्रचार जो प्रमोशंस के तरीके हैं वो भी डिफरेंट हो गए हैं। तो आजकल क्या होता है बेसिकली लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो वो इंस्टाग्राम पे अपनी ऐड लगाएंगे ताकि लोगों तक जो है कोर्सेज या कोई भी डिटेल्स हो, जैसे कोई गेम मैंने लॉन्च किया ना है, मुझे उसका एडवर्टीजमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, है ना। इस पे उसको मैं प्रमोशंस पे ऐड कर दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मुझे इसका पैसा इनको पे करना पड़ता है। यूट्यूब पे आपको कोई एडवर्टीजमेंट लगानी है, बीच बीच में देखोगे तो यूट्यूब पे आप देख के यूट्यूब पे जाते हो आप लोग, तो यूट्यूब पे भी एडवर्टीजमेंट आती है, फिर आप थोड़े 10 सेकंड बाद उसको स्किप कर देते हो, तो उसका भी कंपनियां पैसा चार्ज करती है एडवर्टीजमेंट। तो ये जो चीज़ें होती है, डेटा सेल करना और एडवर्टीजमेंट, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनका एडवर्टीजमेंट से जनरेट होता है, दूसरा डेटा सेल से। तो इसलिए जो कंपनियां हैं ये इतनी अमीर है, और इनके जो सीईओ होते हैं, जो मालिक है, वो टॉप 10 और टॉप 15 वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनों में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास है डेटा, सिर्फ डेटा के दम पे ये लोग कितना पैसा कमाते हैं सोचो, है ना। अब ये जो डेटा है, जैसे आपने डिटेल्स फिल करी, फॉर एग्जांपल कोई भी डिटेल्स फिल करी और कहीं जाके स्टोर हो गई डेटाबेस पे, तो इसके लिए भी क्या होती है, मेमोरी लगती है ना। ऐसा नहीं कि ये चीजें हवा में स्टोर होती, इसके लिए भी जगह लगती, स्पेस लगता है। जैसे हम लोग, आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको, जैसे आप लोग मूवीज देखते हो, है ना। हम लोग जब मूवीज रहती है हमारे पास, या हम लोग हमारी फोटोज खींचते हैं, है ना, मोबाइल में स्टोर होती है, तो फोटोज भी तो स्पेस खाती है। मूवीज आप डाउनलोड करते हो वो भी तो जगह लेती है कि भाई ये जो मूवी है 500 MB की है, 1 GB की है, तो वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। फोटोज जो है वो भी ऑब्वियसली स्पेस लेती है। कोई फोटो 4 MB 5 MB की होती है, आजकल तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि अच्छी क्वालिटी की फोटो 4-5 MB की होती है। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपकी मेमोरी क्या होती है, फिल होने लगती है ना। ऐसे ही क्या होता है डेटाबेस में, अब इतने सारे लोगों का डेटा रखने के लिए भी हमें बहुत सारी जगह चाहिए होती है, तो डेटाबेस बने होते हैं उसके लिए, है ना। डेटाबेस, अब बेसिकली डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस आसान भाषा में बोले तो हम लोग सर्वर्स होते हैं, है ना। डेटाबेस बेसिकली, ये डेटाबेस की बात करूं मैं, तो यहाँ नीचे दिखाता हूँ, ये सारी जगह स्टोर करने के लिए सर्वर होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सर्वर पे थोड़ा टेक्निकल चलते हैं हम लोग, है ना। ये तो हो गई ओवरव्यू। अब डेटाबेस है ना। अब डेटाबेस भी एक प्रकार का, मैंने बोला सर्वर है। अब समझते हैं सर्वर क्या होता है ना। तो सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं पीसी का। पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। सब लोग के पास लैपटॉप या पीसी होते हैं, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप भी मेंशन कर देता हूँ, पीसी। आजकल लैपटॉप लोगों के पास होते हैं, सभी के पास। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सभी के पास अपना अपना लैपटॉप होता है। तो उसमें क्या होंगे, आपने देखे होंगे आजकल हमारे पास हार्डली, स्टोरेज की बात करें तो मैं मान लेता हूँ 1 TB स्टोरेज मैक्सिमम रहता है किसी के पास भी, है ना। इससे ज़्यादा तो आजकल स्टोरेज, किसी की हार्ड डिस्क ज़्यादा 2 TB 3 TB मान लेता हूँ मैं, 1-2 TB का स्टोरेज रहता है ना। लेकिन आपने बहुत सारी मूवीज और फोटोज उसमें रख ली है ना, और बहुत सारी काम की चीजें रख ली है, तो क्या होता है, हमारी मेमोरी फुल हो जाती है ना। मेमोरी क्या हो जाती है हमारी, स्पेस या मेमोरी या स्पेस, आप यूज करते करते क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, है ना। अब ये पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, नाम है इसका पर्सनल कंप्यूटर, ये एक पर्सन के लिए बना हुआ है ना। अब मैं चाहूंगा कि बाबा एक कंप्यूटर में बैठ के दो लोग काम कर पाए, तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता है ना। दूसरा, आजकल जो नॉर्मल जो घरों के पीसी होते हैं, सस्ते पीसी की बात करूं मैं, तो उनमें आप देखोगे पीसी में एक ही सीपीयू होता है। एक ही सीपीयू होता है, देखे होंगे आपने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसको, एक ही सीपीयू होता है ना। जो छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा, 1 कोर सीपीयू, सीपीयू सुने होंगे, 1 कोर 2 कोर ऐसे चलता है ना। अब आजकल जो हाई कैपेसिटी गेमिंग वाले लैपटॉप आते हैं ना, गेमिंग वाले जो लैपटॉप आते हैं उनमें क्या होता है, सीपीयू जो होते हैं, नंबर ऑफ सीपीयू ज्यादा होते हैं। तो आपने देखे होंगे 4 कोर सीपीयू चलता है, 4 कोर सीपीयू, है ना। मतलब वो अटैच रहते हैं चार, मतलब आसान भाषा में ऐसे समझाऊं मैं, कि जैसे एक सीपीयू की कैपेसिटी है कुछ चीजें हैंडल करने की, और 4 सीपीयू हम लोग बना दिए तो वो ज्यादा कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है। अब गेमिंग जो लैपटॉप होते हैं, गेमिंग भी लैपटॉप जो होते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह वाले, जो हम लोग ग्राफिक्स वाले लैपटॉप यूज करते हैं,
तो उसमें भी सपोज करो किसी में 4 कोर सीपीयू, किसी में 8 कोर सीपीयू है, लेकिन उसमें भी एक ही पर्सन काम कर सकता है। उसकी लिमिटेशंस ये है कि 2 लोग साथ में बैठ के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारे एक बेसिक कंप्यूटर होते हैं। दूसरा, ये सारी जो चीजें हैं लैपटॉप में, ये कहाँ में स्टोर होती है? हार्ड डिस्क में। सारा डेटा हमारे पास लैपटॉप में कहाँ स्टोर होता है? या तो रैम होती है या हार्ड डिस्क होती है। अब सपोज करो मेरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए या खराब हो जाए, है ना, या सपोज करो आग लग जाए फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में, घर में, है ना, तो क्या हो जाएगा? हमारा डेटा पूरा लॉस हो जाएगा। जो भी डेटा है यहाँ का, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर का जो डेटा है, यदि फायर वगैरह हो जाए या हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? मेरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये डेटा लॉस हो जाएगा, इसको रिकवर करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी लिमिटेशन इसमें एक ही पर्सन काम कर रहा है। अब आते हैं सर्वर पे। तो पहले क्या होता था, जैसे पहले के टाइम पे जितनी भी कंपनियां होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ टी स्पार्क, या फिर हम लोग ऐसे बात करें फ्लिपकार्ट की बात करें सबसे आसान भाषा। अब फ्लिपकार्ट सपोज करो जब इनिशियल में आया होगा तो उसको कितनी जरूरत रही होगी? मुश्किल से आ, कुछ ही सर्वर्स की जरूरत रही होगी। देखो सर्वर बेसिकली होता है कैपेसिटी, कितने लोगों को हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपने सुने होंगे बैंक में आप पेमेंट करते हो, कई बार फेल हो जाती, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, पेमेंट नहीं हो पा रही, है ना। तो सर्वर का मतलब ये होता है, सर्वर डाउन का मतलब क्या होता है? सर्वर डाउन का मतलब होता है कैपेसिटी जो है उसकी सर्वर की, यदि उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ जाए उसमें तो सर्वर डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ब्रिज बात करते हैं हम लोग, कोई भी ब्रिज होते हैं, जैसे एमपी नगर में आपने देखे होंगे चेतक ब्रिज, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, ब्रिज के तौर पे समझाता हूँ। ब्रिज में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं चेतक ब्रिज का, कोई भी ब्रिज आप ले लो। तो ब्रिज में क्या होता है, सपोज करो इसकी कैपेसिटी एक एट अ टाइम पे इस ब्रिज की कैपेसिटी की 50 व्हीकल एक तरफ से जा सकते हैं और 50 आ सकते हैं। मतलब इस ब्रिज की टोटल कैपेसिटी है 100 व्हीकल की, 100 व्हीकल की कैपेसिटी है। यदि इसमें 100 की जगह 150 व्हीकल आ जाए एट ए टाइम पे, है ना, और भी ज्यादा वो हो जाए व्हीकल आ जाए, 50 कैसे होते कि स्मूथली 50 जा सके और 50 आ सके, है ना। टू वे रोड होता है जनरली, है ना। तो 100 व्हीकल की कैपेसिटी, अब इसमें 150 व्हीकल आ जाए या 200 व्हीकल आ जाए, वाहन, गाड़ियां, तो क्या होगा? जाम लग जाएगा, गाड़ियां स्लो चलने लगेगी, स्लो स्लो, थोड़ा सा ब्रेक मारेंगे फिर रोकेंगे, है ना। देखे होंगे मोस्टली जाम वगैरह लगता है। तो वैसे ही क्या होता है, सर्वर होता है, सर्वर की कैपेसिटी होती है। अब सपोज करो आपने सर्वर खरीदा, कि आपका छोटा बिजनेस था, आपने सर्वर बाय किया 1000 लोगों का, कि भाई मेरे जो है डेली यूजर 1000 रहेंगे, है ना। लेकिन आपके क्या हो गया, सर पर्सन बढ़ गए, 1000 की जगह आपके ट्रैफिक हो गया 2000 लोगों को। आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा लोग विजिट करने लगे, आपकी डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा? आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। तो क्या होता है बैंकिंग में, आपने देखेंगे पहले होता था ज्यादातर इवनिंग टाइम में, क्या होता था? सर्वर डाउन हो जाता था, पेमेंट फेल होने लगती थी। क्यों होता था? कि इंडिया में इवनिंग टाइम में, ओके, इंडिया, ओके, समन, ओके, तो इंडिया में क्या होता है इवनिंग टाइम में मोस्टली वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं। तो इवनिंग टाइम में कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, और सर्वर क्या होते थे, उतनी कैपेसिटी के होते नहीं थे। तो क्या होता था, सर्वर डाउन हो जाता है। अब सर्वर को और भी आसान भाषा में समझते हैं हम लोग, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड और एडब्ल्यूएस मार्केट में क्यों आया, फिर हम लोग समझेंगे। तो जैसे मुझे कोई कंपनी है ना, आसान भाषा में समझाता हूँ। टी स्पार्क मुझे कोई कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है मेरी, और मुझे अपना कोई ई कॉमर्स जैसे कोई काम करना है ना, ई कॉमर्स वाला कोई काम करना है। मतलब मैं अपनी एक वेबसाइट बनाया और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके थ्रू शॉपिंग वगैरह जो है लोग हमारी वेबसाइट के थ्रू कर पाए। टी स्पार्क करके मैंने एक वेबसाइट बनाई, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट है तो ऐसे मान लेते हो टी कार्ट करके एक वेबसाइट बनाई, जिस हमारा काम है बिजनेस है ई कॉमर्स का, लोग प्रोडक्ट बुक करें और हम उसको डिलीवर करेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे करते हैं ना। तो पहले क्या होता था, आज से काफी टाइम पहले, 20 साल पुरानी बात करते हैं हम लोग, 2000 के पहले की बात करते हैं। तो जितनी भी कंपनियां होती थी उनको खुद का एक डेटा सेंटर बनाना पड़ता था। अब ये डेटा सेंटर क्या होता है वो भी समझाता हूँ। पहले जब हमें बिजनेस करना होता था, हर कंपनी को अपने पर्सनल पैसे से डेटा सेंटर बनाना पड़ता था। अब डेटा सेंटर क्या होता है?
डेटा सेंटर मतलब वो जगह जहाँ पे हम लोग हमारा डेटा स्टोर करते हैं ना। ठीक है, जैसे जहाँ हम लोग बहुत सारी बुक्स रखते हैं उसको लाइब्रेरी बोलते हैं, बुक्स लाइब्रेरी बोलते हैं ना। तो जहाँ पे हम हमारी कंपनी का डेटा रखेंगे उसको डेटा सेंटर बोलेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे मुझे टी स्पार्क है या फ्लिपकार्ट कोई भी कंपनी ले लो, है ना। अब इनको आज से सपोज करो ये 2000 पहले 2000 के पहले ओपन हुई होगी, तो इनको सब बहुत सारी कंपनियों को फेस करना पड़ता था। मैं यदि यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ईयर 2000 पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी थी उस समय, तो मुझे क्या करना पड़ता, अपना खुद का डेटा सेंटर बनाना पड़ता। डेटा सेंटर का मतलब खुद का सर्वर रूम। सर्वर रूम, अब आसान भाषा में समझो, देखो एक कंप्यूटर है, पीसी लैपटॉप है, इसमें एक आदमी काम कर सकता है, लेकिन हम बहुत सारे लोग एट अ टाइम एक ही जगह पर काम करेंगे, है ना। तो उसके लिए सर्वर रूम चाहिए होता है। देखो हार्ड डिस्क है, एक करप्ट हो जाएगी, खराब भी हो सकती है ना। और इस पे क्या होता है, एक सीपीयू होगा। अब देखो एक सीपीयू सपोज करो एक आदमी के लिए बेटर है ना। अब 100 आदमी काम करेंगे तो उसके लिए मुझे 100 सीपीयू के कैपेसिटी वाला सर्वर चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, है ना। 1000 लोग काम करेंगे तो 1000 कैपेसिटी वाला मुझे क्या चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा। तो उसी कंप्यूटर को सर्वर रूम बोलते हैं। सर्वर रूम मतलब ऐसे होता है, जो जैसे हम लोग क्या होता है, एक पीसी बनाते तो हम लोग उसमें हार्ड डिस्क लगाते हैं, हार्ड डिस्क, फिर हम लोग केबल्स का यूज़ करते हैं, है ना। एक कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, सीपीयू का यूज़ करते हैं, फिर हम लोग उसमें भी सर्वर होता है, एक सीपीयू सर्वर बोल लो। फिर हम लोग फायरवॉल वगैरह भी लगाते हैं उसमें, स्विचेस, गेटवे, बहुत सारी चीज़ें आपने देखे होंगे जो कंप्यूटर जब बनाते हैं। सीपीयू में बहुत सारी चीज़ें होती है, स्विचेस, ठीक है, और राउटर, गेटवे, ये सारी बेसिक चीज़ें होती है जो हमें लगती है ना सिक्योरिटी पर्पज से। तो एक पीसी के लिए ये सारी चीज़ें लगती है हमें, वन वन पीसी के लिए, मतलब एक पर्सन काम करे उसकी कैपेसिटी के लिए इतनी सारी चीज़ें लगती। अब 1000 लोगों की कैपेसिटी चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी मुझे 1000 टाइम्स चाहिए होगी, इनकी क्वांटिटी मुझे भी 1000 टाइम्स चाहिए होगी, ताकि मैं ये जो जितने डिमांड्स है उसको मीट कर पाऊँ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, ये सारी हार्ड डिस्क, स्विचेस, केबल, फायरवॉल सब मिला के हम लोग क्या करते थे, एक डेटा सेंटर बनाते थे। तो मैं आपको गूगल पे चल के दिखाता हूँ, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ये रहा मेरा डेटा सेंटर। यहाँ पे चलते, डेटा सेंटर या सर्वर रूम एक ही चीज़ है। इमेज पे चलते हैं और ये देखोगे आप, ये तो थोड़े हाई क्वालिटी हो गए, पुराने वाले देखते हैं हम लोग, कोई होगा तो इस पे क्लिक करता हूँ, है ना। आप देखोगे इसमें केबल्स वगैरह दिखेगी, इसमें देखते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, ओके। हाँ ये देखोगे, इसमें देखो बहुत सारी केबल्स लगी हुई है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे एक सीपीयू होता है, एक सीपीयू एक पर्सन के लिए होता है। अब हजारों लोग की कैपेसिटी वाला सर्वर रूम बनाना है हमें, तो ऐसे सारे जो राउटर्स, केबल, स्विचेस, गेटवे को हम लोग आपस में इंटरकनेक्ट करके ऐसे बड़े बड़े सर्वर रूम बनाते हैं। ये दिख रहा सर्वर रूम, है ना। तो आप बहुत सारी इमेजेस देख सकते हो सर्वर रूम की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सर्वर रूम, ये देखोगे हम लोग, ये रहा, ये सर्वर रूम है, ठीक है। ये देखो पहले के टाइम पे ऐसे मकड़ी के जाले जैसे बनते थे ना। अब आजकल तो चीज़ें काफ़ी छोटी छोटी डिवाइसेस आने लगी, तो काफ़ी हाई क्वालिटी की चीज़ें हम लोग डेवलप कर पाए। तो आजकल जितने डेटा सेंटर सर्वर रूम बनते हैं वो ऐसे लग्जरी दिखते हैं बिल्कुल। ये देखो प्रॉपर सीपीयू वगैरह ऐसे प्रॉपर, आप जूम वगैरह भी करके डाउनलोड करके भी देख पाओगे इमेजेस, है ना। तो बेसिकली अब वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले मुझे 2000 के पहले अपना बिजनेस करना होता था, तो मुझे खुद का सर्वर रूम क्रिएट करना पड़ता। सर्वर रूम क्यों चाहिए मुझे, जो जो मेरे यहाँ पे जितने भी लोग साइन अप करेंगे, ये सारे लोग जो साइन अप करेंगे, इनकी डिटेल्स तो मुझे स्टोर करनी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं। अब सपोज करो इन लोग पेमेंट करेंगे, है ना, टी स्पार्क में कोई वेबसाइट से पेमेंट करेंगे, पेमेंट के लिए भी अच्छा सर्वर चाहिए होगा, तभी तो पेमेंट हो पाएगी, रियल टाइम में चीज़ें चलती। तो उसके लिए हर कंपनी अपने सर्वर रूम बनाती थी। सर्वर रूम के लिए ये सारी चीज़ें, हार्ड डिस्क, केबल्स, स्विचेस, फायरवॉल, काफ़ी ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे। तो होता ये था, आज से कुछ टाइम पहले
हर किसी को अपना सर्वर रूम बनाना पड़ता था और सर्वर रूम में काफ़ी पैसे खर्च होते थे। फॉर एग्जांपल मेरा बजट 100 करोड़ का है, तो सपोज करो ये मान के चलो कि 40-50 करोड़ रुपए मेरा इसी में खर्च हो जाता था सर्वर रूम बनाने में, मोर देन इससे 50% पैसा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कोई बड़ा बिजनेस करूंगा तो मुझे हाई क्वालिटी का डेटा सेंटर या सर्वर रूम बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे चले जाते थे हर कंपनी के। अब हमारा बिजनेस, अब सपोज करो मेरे स्टार्टअप कंपनी, मेरा बिजनेस चला तो ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाएगी, और नहीं चला तो ये सारे पैसे लॉस हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती। सबसे पहले हमें एक लैंड खरीदनी पड़ेगी, लीज पे लेनी पड़ेगी जगह, फिर उसके लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सर्वर रूम बहुत इजीली बन जाता है। सबसे पहले लैंड लीज पे लो, फिर बिल्डिंग क्रिएट करो, है ना। फिर क्या होता है, अब एक कंप्यूटर कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है सोचो। तो इतने सारे जब कंप्यूटर आपस में जुड़ के एक बड़ा सर्वर रूम बनाएंगे हम लोग, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी कूलिंग के लिए हम लोग एसी लगाएंगे। फिर सपोज करो यहाँ पे हम लोगों को लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए हमें। फिर उसके बाद एम्प्लॉय भी चाहिए हमें, टेक्निकल स्टाफ, जो कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में, जनरली 8-8 घंटे की शिफ्ट चलती है, तो 3 शिफ्ट में हमें कम से कम इतने बड़े डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए 50-60 लोग चाहिए होंगे, है ना। हार्ड डिस्क वगैरह, केबल वगैरह हमें टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ेगी यदि कोई खराब हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें, पूरा मैनेजमेंट हमें करना पड़ता। तो सपोज करो मेरा बिजनेस है ई कॉम का, है ना, ई कॉमर्स का, मुझे अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। लेकिन मैं क्यों परेशान हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आधा पैसा, मोर देन 30-40% पैसा यहाँ खर्च करूंगा मैं सर्वर रूम बनाने में। देखो ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, मैं लैंड लूंगा, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाऊंगा, फिर ये सारे जो मटेरियल्स है ये 100 टाइम्स ये सारे परचेस करूंगा, है ना, आपस में इंटरकनेक्ट करूंगा, इनको जोड़ूंगा, है ना। फिर लाइट की 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी मुझे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, है ना। फिर टेक्निकल स्टाफ चाहिए होगा देखने के लिए, है ना। और फायर वगैरह के लिए भी मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आग वगैरह लग जाए तो क्या हो, है ना। अब सपोज करो ये डेटा सेंटर बनाया मैंने इतना पैसा खर्च करके, अब मुझे, अब सपोज करो इसमें आग लग जाए तो क्या होगा, मेरा पूरा काम जो है ठप हो जाएगा। तो मुझे बैकअप के लिए एक और डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। एक और डेटा सेंटर बनाता हूँ मैं तो पहले हर कंपनी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा उनका ये खर्च होता था। तो इस जो प्रॉब्लम का, इसका सॉल्यूशन, क्योंकि देखो हर किसी को बिजनेस करना है, छोटा मोटा बिजनेस कुछ भी करना है, हर किसी को अपना डेटा सेंटर सर्वर रूम बनाने पड़ते थे, क्योंकि पहले रेंट पे नहीं मिलती थी सर्विसेज, और काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता था। और पैसे के साथ साथ, चलो ठीक है आपके पास पैसा है, कुछ लोग कंपनियों के पास पैसे भी, लेकिन इसको मैनेज करना हमेशा डेली, आप यहाँ पे सारा मैनेजमेंट यहाँ पे भी देखना कि भाई सर्वर रूम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको उसको प्रायोरिटी पे फिक्स करना पड़ेगा। तो 50% दिमाग या 30% एनर्जी हमारी हर कंपनी की यहाँ पे चली जाती थी सर्वर रूम को मैनेज करने में। तो इस सारी समस्या का समाधान, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये प्रॉब्लम का समाधान सबसे पहले अमेजन कंपनी ने सोचा, और इन्होंने अपनी क्लाउड सर्विसेज स्टार्ट करी। क्लाउड सर्विसेज मतलब, इन्होंने जो हम लोग काम करते थे, ये जो हर कंपनी बनाती थी, इन्होंने क्या किया, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इन्होंने क्या किया, खुद की बिल्डिंग खड़ी करी, है ना, खुद के सर्वर रूम बनाए इन्होंने। AWS वालों ने खुद का ये जो कैपेसिटी है, इससे कई गुना कैपेसिटी के सर्वर रूम बनाए इन्होंने। इन्होंने कई सारे सर्वर रूम बनाए, और इन्होंने सर्वर को किराए से देना चालू कर दिया, रेंट पे देना चालू कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग बड़ी मुश्किल से एक सर्वर रूम बना पाते थे, इन्होंने हर पर्सन को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी कि बाबा आप लोग जो सर्वर बनाओगे, जितने भी सर्वर रहेंगे आपके, वो 3 जगह आपका डेटा स्टोर होगा, 3 अलग अलग डेटा सेंटर पे, 3 सर्वर या डेटा सेंटर पे हमारा जो है डेटा स्टोर होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने देखो हमारे केस में क्या होता था, कोई भी एक स्टार्टअप कंपनी बड़ी मुश्किल से एक सर्वर रूम या एक डेटा सेंटर बना पाएगी, जो मैंने पिक्चर पे दिखाया था ऐसा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके अफोर्ड करके एक बना पाएंगे, 3 बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सपोज करो हमने एक बनाया, इसमें आग लग गई तो क्या होगा, पूरा हमारा डेटा, पूरा हमारा काम ठप हो जाएगा कंपनी का, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, अब AWS वालों ने क्या किया, इन्होंने कई सारे सर्वर रूम बनाए। इन्होंने स्टार्टिंग में 50+ सर्वर रूम बनाए, और इन्होंने क्या किए, फ्लेक्सिबिलिटी दी कि भाई हर किसी का जो डाटा है वो एक से जगह ज़्यादा पे स्टोर होगा।
मिनिमम 3 जगह स्टोर होगा आपका डाटा, 3 सर्वर है 3 डेटा सेंटर पे। तो उससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि सपोज करो एक डेटा सेंटर पे AWS वालों के आग लग जाए तो हमारा डेटा दूसरे डेटा सेंटर पे अवेलेबल भी होगा, उस पर भी कॉपी होगा, वहां से हम लोग चीजें रिकवर कर सकते हैं। किसी का माइक म्यूट नहीं है शायद, है ना? तो ये चीजें हुई, सर्वर रूम बनाया। अब इन्होंने सबसे पहले AWS ने बनाई, तो ये पॉइनर लीडर था। सबसे पहले AWS ने क्लाउड सर्विसेज रेंट पे देना चालू किया। आसान भाषा में समझो, जस्ट अ सेकेंड, किसका माइक म्यूट नहीं है? ओके, सभी का है, ठीक है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको भोपाल में रहना है, तो भोपाल में रहने के लिए आप अ, मकान क्यों खरीदोगे, बिल्डिंग क्यों खरीदोगे? सिंपल, आपको 1-2 साल 3 साल 5 साल रहना भोपाल में, तो आप आओगे, छोटा सा रूम किराए से लोगे और जितने दिन आपको रहना उसका रेंट पे करोगे और चले जाओगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है। AWS वालों ने क्या किया, एक मकान मालिक समझो, इन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली, है ना? और जो छोटी छोटी कंपनियां, जैसे हमारी कंपनी ले लो, टी स्पार्क, या कोई भी कंपनी ले लो, आज के समय बहुत सारी जितनी भी कंपनियां, XYZ कोई भी कंपनी ले लो, ABC कंपनी कोई भी ले लो, XYZ कंपनी, जिनको भी अपना बिजनेस करना है, उनको इतना सारा पैसा सर्वर रूम पे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। वो सिंपल आएंगे, जितना उनको सर्वर चाहिए, जितना उनको स्टोरेज चाहिए, उतना रेंट पे लेंगे। सपोज करो जैसे मुझे आज है, मेरा आज छोटा बिजनेस है, मेरे 2 सर्वर पे काम हो जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 2 सर्वर रेंट पे ले लूंगा। फिर सपोज करो मेरा 1 महीने बाद बिजनेस बढ़ गया, तो मैं और बढ़ा लूंगा इसको, 5 सर्वर कर लूंगा, है ना? और सपोज करो मुझे और बिजनेस मेरा हाई चला गया, 6 महीने साल भर बाद, मैं 100 सर्वर बाय कर लूंगा, 50 सर्वर, 50 सर्वर यहाँ पे लेकर मैं 50 सर्वर रेंट पे ले लूंगा। और जितने टाइम के लिए रेंट पे लूंगा, 2-3 साल 1 साल, उतना ही मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा। सपोज करो मेरा बिजनेस 5-6 साल चला, उसके बाद बंद हो गया, तो मैं वापस क्या करूंगा, 1-2 सर्वर जितने जरूरत पड़ रही लूंगा, और नहीं तो बिजनेस ही बंद हो गया तो मैं सर्वर यूज करना बंद कर दूंगा, मुझे किराया लगना बंद हो जाएगा। ये आसान कॉन्सेप्ट होता है। तो आजकल सभी कंपनी ये यूज करती है। आज मुझे सपोज करो स्टोरेज की बात करो, सपोज करो आज मुझे 10 TB स्टोरेज की जरूरत है, तो मैं सिर्फ 10 TB का चार्ज पे करूंगा। कल को मुझे 100 TB चाहिए, तो 100 TB का चार्ज पे करूंगा। जितना स्टोरेज चाहिए हमें, उतना ही हम लोग बाय करेंगे। 100 TB चाहिए, 100, कल को मेरी रिक्वायरमेंट कम हो गई तो मैं स्पेस कम कर दूंगा, खाली कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो स्टोरेज होता है, सर्वर रूम होते हैं, वो यही काम करते हैं, चीजों को मैनेज करना। सर्वर का मतलब आप समझ लो कि एक वर्चुअल कंप्यूटर। अब देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अपने लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, जो भी सर्वर होते हैं, वो ऑनलाइन वर्चुअली यहाँ पे डेटा सेंटर पे रखे होंगे सारी चीजें, है ना? हम लोग यहाँ से उसको, हम AWS के, ये पोर्टल होता है AWS का, इसके थ्रू, अभी ये ओपन नहीं है, मैं बाद में ओपन करके दिखाऊंगा, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो सर्वर रूम दिख रहा है यहाँ पे, किधर चला गया ये, यहाँ पे हम लोग हमारा सबसे पहले तो हम लोग एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाएंगे यहाँ पे, है ना? तो हो सकता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग विंडोज़ का यूज़ करें बनाने के लिए, या लिनक्स का यूज़ करें, या ubuntu का यूज़ करें। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें, है ना? लेकिन जब हम लोग कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं लैपटॉप में, सपोज करो आप HP का लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, आपको विंडोज, मोस्ट प्रोबेबली विंडोज ही मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आपको लिनक्स चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, जनरली नहीं मिलता, है ना? यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब होता है ये हमारे पास नहीं है, ये दूसरी जगह पे स्टोर है। हो सकता है ये मुंबई में हो सकता है यूएसए में हो सकता है ये आयरलैंड में हो, है ना? अलग अलग कंट्री की फैसिलिटी मिलती है हमें। हम वहाँ पे जाके जिस कंट्री में, जिस जगह पे हमें हमारा डेटा रखना है, मुंबई में रखना तो मुंबई वाला डेटा सेंटर यूज़ करेंगे, हैदराबाद में रखना तो हैदराबाद वाला डेटा सेंटर यूज़ करेंगे, यूएसए में डेटा रखना है मुझे, यूएसए वाला डेटा सेंटर यूज़ करूंगा मैं, वहाँ पे मेरा डेटा रखा रहेगा। और मैं सिर्फ वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना हो तो यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूंगा, और मुझे नहीं करना तो उसको टर्मिनेट कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये जो बिजनेस है, AWS वालों ने सबसे पहले दिमाग लगाया कि क्यों ना, सभी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने सर्वर रूम बनाती है, कई कंपनियां यूज़ भी नहीं करती सर्वरों को उतना, है ना? लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता और मैनेज भी करना पड़ता। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, इन्होंने, अमेजन वालों ने क्या किए, इसको रेक्टिफाई किए, इन्होंने काम चालू किए। इनके पास एम्प्लॉय थे, वो सब कुछ देखते थे, मैनेज करते थे। इन्होंने कंपनी को कहा कि आप लोग टेंशन मत लो,
हम सर्वर हम मैनेज करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपका सर्वर प्रॉपर चले। आपको जितना स्टोरेज चाहिए आप हमसे बाय कर लो। सपोज करो मैं पुराने टाइम की बात करूँ, अब जैसे तैसे मैंने सर्वर रूम बनाया है खुद की कैपेसिटी का, है ना। सपोज करो मैंने 100 सर्वर बनाए, 100 सर्वर क्रिएट किए। एक सिनारियो बता रहा हूँ, या आज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने काफ़ी पैसे खर्च करके 20 सर्वर बनाए, लेकिन मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा और मेरा काम 20 में नहीं हो रहा है, मुझे 40 सर्वर लग रहा है। तो लेकिन 40 सर्वर मैं तुरंत क्रिएट नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे वापस से बहुत टाइम लगेगा। वापस से मुझे बिल्डिंग पूरी क्रिएट करनी पड़ेगी, एसी लगाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी। कम से कम वापस से मुझे 20 सर्वर और एक्स्ट्रा बनाने के लिए, या 10 सर्वर मुझे एक्स्ट्रा बनाने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का समय चाहिए होगा मिनिमम। 6 से 8 मंथ का समय चाहिए होगा, तब जाके हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाएंगे। तो स्केलिंग की एक प्रॉब्लम होती थी पहले के टाइम पे, कि आपका आपने इनिशियल में 20 सर्वर बनाए, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो क्या हुआ, आप इमीडिएट सर्वर की कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए आपको 6 से 8 महीने प्रॉपर वेट करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी, आज मुझे सपोज करो 2 सर्वर चाहिए तो मैं 2 सर्वर 2 मिनट में लॉन्च कर क्रिएट कर लूंगा। मुझे 5 सर्वर चाहिए तो मैं तुरंत 2 से 3 और एक्स्ट्रा 2 मिनट, विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स में क्रिएट कर सकता हूँ, लॉन्च कर सकता हूँ। मुझे 100 सर्वर चाहिए, 50 सर्वर चाहिए, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 50 सर्वर मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर सपोज करो मेरी रिक्वायरमेंट घट गई, सपोज करो मुझे आज 50 चाहिए थे, कल मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, तो वापस क्या करूंगा, मैं जो 48 है उसको बंद कर दूंगा कि बाबा मेरा इतने 2 में काम चल जा रहा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है, और ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी एडब्ल्यूएस वालों ने। तो सबसे पहले ये सारा जो बिजनेस है कॉन्सेप्ट एडब्ल्यूएस वालों ने स्टार्ट किया था। फिर इनका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो इनको देख देख के अज्योर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी, क्योंकि इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसा था, इन्होंने भी अपनी क्लाउड सर्विसेज चालू कर दी। और सिमिलरली इन्हीं को देख के गूगल वालों ने जीसीपी करके अपनी क्लाउड सर्विसेज देना चालू कर दी। तो आज के टाइम पे टॉप 3 कंपनियां है, तो बहुत सारी कंपनियां जो अपने क्लाउड सर्विसेज देती, किराए पे सारी सर्विसेज देती। आपको सर्वर चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, जो भी हो आप इनके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखे होंगे गूगल में, हमारे पास जीमेल में, जीमेल हम लोग यूज़ करते हैं, तो जीमेल में आई थिंक 15 GB तक कैपेसिटी होती है जीमेल में, मैक्सिमम स्टोरेज की, फ्री टीयर की। उसके बाद यदि हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो क्या होगा, जीमेल में हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा स्टोरेज बाय करना पड़ता है। एप्पल में भी देखोगे आप, एप्पल में भी एक लिमिटेड स्टोरेज होता है। यदि आप एप्पल का आई क्लाउड यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यदि आपके पास डेटा ज़्यादा है तो, है ना। उससे फ़ायदा क्या होता है, हमारी जो चीज़ें होती है, अब देखो ये इसकी बात करते हैं हम लोग, गूगल ड्राइव या जीमेल की। जीमेल में क्या होता है, जीमेल में कभी आपका डेटा लॉस होता है क्या? हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट जीमेल पे अपलोड करके रखते हैं, ताकि क्या होता है, सपोज करो हमारा कंप्यूटर खराब हो जाए, चोरी हो जाए, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है जीमेल से हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। हम लोग गूगल ड्राइव पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक क्लाउड सर्विस है, जीमेल गूगल ड्राइव एक क्लाउड सर्विसेज है, हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही एडब्ल्यूएस है, एडब्ल्यूएस में आपने सर्वर बना लिए, आप कहीं पे भी बैठ के उस सर्वर को यूज कर सकते हैं। आप बेंगलोर में बैठे हो, पुणे में बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप क्लाउड सर्विसेज यूज कर पाएंगे। क्लाउड, है ना, ये सर्विसेज बस एक की लिमिटेशन है, इसकी इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। तो एडब्ल्यूएस वालों का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा था, काफ़ी इन्होंने पैसे कमाने लगे थे। तो होता है ना, कंपटीशन होता है। जैसे आपने कोई चाय की दुकान खोली, आपकी चाय की दुकान अच्छे चलने लगी तो बाजू में भी 2-4 लोग और चाय की दुकान खोल लेंगे। या समोसे की दुकान आपने लगाए, आपकी अच्छे चलने लगी तो 2-4 समोसे वाले ऑटोमेटिकली आपके बाजू में आके अपना जो भी ठेला वगैरह लगा के प्रॉपर बेच सेल करने लग जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, एडब्ल्यूएस का बिजनेस इन्होंने देखा, प्रॉफिट देखा, तो इन्होंने भी, अज्योर वालों ने भी, इनके पास पैसा था, जीसीपी वालों ने भी, इन्होंने भी अपनी क्लाउड सर्विसेज देना चालू कर दिए। तो ये जो सर्वर रूम मैं बात कर रहा हूँ, ये सब जो सर्वर रूम डेटा सेंटर है, ये क्लाउड है बेसिकली। और क्लाउड इसलिए बोलते हैं कि इनके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी, सर्वर कैपेसिटी अनलिमिटेड है। ये लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में इन्होंने कैपेसिटी जनरेट कर ली, तो ये कोई भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। आपको जितना डेटा स्टोर करना, 100 TB, 1000 TB, 5000 TB, इनके पास स्टोरेज की कोई कमी नहीं। इसलिए क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड का मतलब होता है बादल, बादल जो कि अनलिमिटेड फैले हुए हैं चारों तरफ, है ना। वैसे ही एडब्ल्यूएस है, स्टोरेज कैपेसिटी। आप सर्वर देखो, आप खुद का सर्वर डेटा सेंटर बनाओगे, कितनी कैपेसिटी बनाओगे? 5 सर्वर की, 10 सर्वर की, 50 सर्वर की, इससे ज़्यादा कोई नहीं बना सकता। लेकिन इनके पास बहुत सारी कैपेसिटी, और डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं लोग। अभी आपने सुनेंगे गूगल वालों ने आंध्र प्रदेश में अपना
बहुत बड़ा डेटा सेंटर ये बना रहा है। AWS वालों ने भी काफी पैसे खर्च कर रहे हैं लोग, है ना, हर कंट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये डेटा सेंटर क्लाउड है, और डेटा सेंटर क्लाउड का मतलब होता है यहाँ पे डेटा रखा होगा, रियल टाइम में सर्वर चल रहे होंगे हमारे, और यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे ही हम लोग, अब क्या होगा कि यदि मेरी सारी डिटेल किसी सर्वर पे है, डेटाबेस पे, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्वर/सर्वर कर देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस भी एक प्रकार का सर्वर होता है जहाँ मैं डिटेल स्टोर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, मेरी डिटेल किसी सर्वर रूम में किसी डेटा सेंटर पे जाके स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और मैं इसको कहीं से भी एक्सेस करना चाहता हूँ, इस सर्विसेज को देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने लोग हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, है ना, कितने लोग मेरी जस्ट लाइक मेरी सर्विसेज यूज कर रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट की मान लेते हैं। अब फ्लिपकार्ट वाले को सपोज करो लॉस प्रॉफिट निकालना है, कितना कितने ऑर्डर किया, कितना उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, या अमेजन। ठीक है, अब इनके करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना, कई लोग शॉपिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, इनके पास होता है, हर कंपनी जो भी चीज बाय करते हैं उनका डेटा होता है इनके पास, है ना। कोई एयरलाइंस कंपनी है, उसके पास भी क्या होगा, जो भी टिकटें बुक होती है उनका डेटा होता है। उस डेटा के साथ हमें डेटा इंजीनियरिंग करनी पड़ती, कोई हमें चाहिए कि भाई हमें चाहिए वीकली डेटा निकालना कि वीकली हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, या हमें सपोज करो मंथली निकालना है, तो उसके लिए फिर पावर बीआई, टेबलू, एटेक्स टूल का यूज करते हैं हम लोग, है ना। डेटा को कहीं, अब ये सारी जो चीजें स्टोर होती है ये प्रोडक्शन डेटाबेस में होती है ना। अब प्रोडक्शन क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं, जब आगे क्लासेस चलेगी आप अच्छे से समझ पाओगे। प्रोडक्शन डेटाबेस होता है, रियल टाइम चीजें यहाँ पे स्टोर होती है ना। तो कंपनियां क्या करती है, इस प्रोडक्शन डेटाबेस का एक्सेस किसी को नहीं देती, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप डेटाबेस में क्वेरी नहीं कर सकते। तो वो क्या करती है कि बोलती है कि भाई एक काम करो, ये डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर कर रहा है, हम यहाँ का रीड का बस परमिशन आपको दे देते हैं। आप क्या करो, दूसरी जगह पे किसी डेटा वेयर हाउस में, लेट्स से रेडशिफ्ट, यहाँ पे डेटा ले जा लो, यहाँ पे रेडशिफ्ट में डेटा ले जा लो और यहाँ पे स्टोर कर लो डेटा को। रेडशिफ्ट यहाँ पे स्टोर कर लो, और यहाँ से आप लोग को जो करना, पावर बीआई, एनालिटिक्स, टेबलू, जो भी करना हो आप कर लो। और सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है, सब कुछ ऑटोमेटेड, मतलब डेवऑप्स के थ्रू सारी चीजें, रिसोर्सेज वगैरह क्रिएट करना होता है। तो हम लोग CI/CD का यूज करते हैं डेवऑप्स में, जो डेवलपमेंट वाला काम आता है ना, कोई भी चीजें हमें डेवलप करनी, उसके लिए डेवऑप्स का भी यूज होता है। और डेवऑप्स में भी बहुत सारी AWS की सर्विसेज यूज करते हैं हम लोग, सर्वर वगैरह, है ना। तो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। आप चाहे, आपने सुने होंगे कोर्सेस में डेटा एनालिटिक्स सुने होंगे, है ना, डेटा एनालिटिक्स। तो क्या होगा, कोई कंपनी प्रॉफिट में, लॉस में, उसके लिए भी डेटा की एनालिटिक्स होती है। डेटा इंजीनियरिंग होती है, जहाँ पे आप जाके R&D करोगे डेटा के ऊपर, है ना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे, डेटा इंजीनियरिंग होती है। फिर AI वगैरह टूल बनाना, तो इसके लिए AI ML होता है। फिर आप डेटा साइंस होता है, जिसमें आप और भी R&D कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स चार्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह बना सकते हो, प्रोडिक्शन वगैरह निकाल सकते हो, है ना, कि आगे हम लोग क्या अप्रोच यूज करें, है ना। आजकल AI टूल्स आ गए हैं, जैसे आप एयरलाइंस में देखोगे ऑटोमेटिक टिकट, आपकी क्या होती है, चैटबॉट में आप बात करोगे और ऑटोमेटिक आपको टिकट भेज देंगे। उसके थ्रू कोई आपकी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, तो एक AI टूल होता है, वो आपके सारे जवाब दे देता है। सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो बेसिकली हम लोग, अब ये देखो सारी चीजें कवर हो गई, AWS भी कवर हो गया, है ना। क्लाउड प्रोवाइडर ही ये लोग, है ना, जो क्लाउड प्रोवाइडर, टॉप 3 क्लाउड प्रोवाइडर में सबसे पहले AWS मार्केट में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले आया था, है ना, ब्रांड बन चुका है। फिर उसके बाद अज्योर आए, तो इसका भी काफ़ी सर्विसेज यूज़ करती है, और GCP की भी सारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरी कहानी है। हर कंपनी को बिजनेस करना है, हर कंपनी को अपना डेटा कहीं ना कहीं रखना है ना। जो भी कंपनियां बिजनेस करती है उनको कहीं ना कहीं हमारा डेटा रखना होता है, और डेटा रखने के लिए कई जगह चाहिए होती है। तो हमें सर्वर चाहिए होते हैं, हमें स्टोरेज चाहिए होता है, उसी के लिए सारी पंचायत होती है। और सारी कंपनियां आजकल, कोई अपना खुद का डेटा सेंटर नहीं बनाती, इतना मेहनत, इतनी पंचायत कोई नहीं करना चाहता। वो आते सिंपली, हम सर्विसेज यूज करेंगे वो, है ना, तो किराए से सर्विसेज लेंगे। तो AWS की, एज्योर की, है ना। मैं खुद जिस कंपनी में काम करता हूँ, तो हम लोग AWS की भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, एज्योर की भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें AWS में अच्छी, कुछ चीज़ें एज्योर की अच्छी है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे वाले अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। और मैं आगे के लेक्चर्स में, अगला जो लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं ना। तो सर्वर होता है वर्चुअली,
घर में बैठे बैठे मैं यहाँ बैठ के कंप्यूटर से कैसे सर्वर बना सकता हूँ, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लो, है ना। इसमें किसी को भी डाउट हो बिल्कुल बेहिचक पूछ लो, किसी को भी कुछ भी पूछना हो। अपना माइक अनम्यूट करके, क्लियर है सब कुछ, कुछ भी पूछना हो आपको, देखो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, तो आप पूछ सकते हो। नहीं, यहाँ तक तो डाउट नहीं है। क्लियर है सभी को सर्वर क्या है ना, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ये डेटा सेंटर AWS मार्केट में क्यों आया, हमें AWS क्यों पढ़ना पड़ रहा है ना, हम लोग AWS क्यों पढ़ते हैं, Azure क्यों पढ़ते हैं, ये सारी कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ये आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो आजकल हर कंपनी, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, गूगल हो, हर किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने जो भी वेंडर्स का डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए सर्वर चाहिए होते हैं, उसके लिए जगह चाहिए होती है ना। सर्वर, डेटा सेंटर, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट हम लोग आगे करेंगे अपकमिंग लेक्चर में, कि सर्वर EC2 क्या होता है ना। फिर हम लोग डेटाबेस सर्वर क्या होता है, डेटा वेयर हाउस वाले सर्वर क्या होते हैं, ये समझेंगे हम लोग। स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं क्लाउड में, है ना। ताकि कोई कंपनी हमें हायर करेगी तो वो हम उसको बता पाएंगे कि आप क्या करो, एक काम करो, आप ये काम कर रहे हो, आप ये वाला डेटाबेस यूज़ कर लो, आप ये वाला सर्वर यूज़ कर लो, आप एक काम करो, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो आप, है ना। आप क्या करो, S3 में आप ये वाला प्लान लो, है ना। सर्वर में आप ये वाला प्लान लो, हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा, हम कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब सीखेंगे AWS के बारे में, Azure के बारे में, हम लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हमें कोई पाइपलाइन बनानी, CI/CD पाइपलाइन बनानी, तो हम बता पाएंगे कि अज्योर की बेटर रहेगी हमारी कंपनी के लिए, AWS डेवऑप्स वाली CI/CD पाइपलाइन का हम लोग यूज़ करें, कि हम लोग गिटहब एक्शंस के थ्रू यूज़ करें या जेंकिंस के थ्रू यूज़ करें, डॉकर यूज़ करें या कुबरनेटिस, मतलब इस टाइप से हम लोग कंटेनर के लिए क्या यूज़ करें, ECR यूज़ करें, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, या हम लोग कुबरनेटिस यूज़ करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन आगे अपकमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड चीज़ें हैं, तो एक दिन में सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आपको प्रॉपर पेशेंस लगेगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, है ना। आई होप यहाँ पे सभी को क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। कल की क्लास का मैं टाइमिंग मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, और आप लोग क्या करना, टीम्स में अकाउंट बना लेना, तो बार बार आप ये जो ज्वाइन करते हो, मेरे पास रिक्वेस्ट आती वो नहीं आएगी, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर पाओगे ना, टीम्स में एक बार अकाउंट बना लोगे तो। और आगे के लेक्चर्स में मैं आपको सर्वर क्रिएट करना बताऊंगा, कैसे हम लोग क्लाउड में जाके, सबसे पहले तो हम एक AWS का अकाउंट बनाएंगे, यदि आप लोग के पास होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो हम लोग में किसी, आप में से कोई एक स्क्रीन शेयर करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे AWS का अकाउंट बनाना है। सिमिलरली बाकी लोग भी वैसे ही फॉलो करके एक AWS का अकाउंट बना लेना, और फिर मैं आपको सर्विसेज यूज़ करना सिखाऊंगा, कैसे हम लोग सर्विसेज यूज़ करते हैं ना, वन बाय वन। क्लियर है। ठीक है, मैं जो पढ़ाया है उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दूंगा, ताकि आप लोग रिकॉल कर पाओगे, है ना। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, बाय बाय।